रिसेंटली iExamB has launched Ultimate बी बैंकर कोर्स एंड इस कोर्स के तहत सभी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कराई जाती है. सो इट्स लाइक एन अम्ब्रेला कोर्स. सबसे जो अमेजिंग फीचर है इस कोर्स का, या तो आपका सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन, या फिर पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है. सो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग ऑफर एंड सो अगर आप सच में एक सीरियस कैंडिडेट हैं, यू मस्ट एनरोल फॉर दिस कोर्स. हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB. आई एम अरुणिमा और आज जो हमने आर्टिकल लिया है उसका टाइटल है इनएविटेबल इंक्रीज. But before we start, quickly pause the video and just try to answer these questions on your screen. Again, after the discussion, we'll see these questions. Here you can see some words, English words. These words are taken from today's article and also some questions. Just try to answer. इनएविटेबल इंक्रीज, कल के आर्टिकल में भी हमें इनएविटेबल मिला था, मतलब अनअवॉइडेबल, जिससे बचा ना जा सके, जो करना जरूरी हो. इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल. द आरबीआईज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स वाज लॉन्ग ओवरड्यू, मतलब काफी दिनों से ये ओवरड्यू था, ये करना जरूरी था. द पेनी हैज ड्रॉप्ड. सो एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, द पेनी हैज ड्रॉप्ड. यहाँ पे आप लिटरल सेंस में ना ले, द पेनी ड्रॉप्ड एक फ्रेज है जिसका मतलब यह है कि somebody has finally realized something, somebody has finally understood something. कोई बात जो फाइनली किसी को समझ में आ गई हो, जो काफी दिनों से एक्चुअली लगता है कि उनको वो समझ क्यों नहीं रहे हैं, उनको समझना चाहिए, या सिचुएशन दिख रही है कि ऐसा एक्शन लेना चाहिए. तो ये आप बखूबी अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो. जब भी आप देखो कि किसी को कोई बात फाइनली समझ में आ गई, तो आप कह सकते हो द पेनी हैज ड्रॉप्ड. राइट. सो यहाँ पे कहते हैं कि आरबीआई को फाइनली बात समझ में आई और उन्होंने ये रेट्स बढ़ाए. आफ्टर स्टबनली होल्डिंग ऑफ फ्रॉम एक्टिंग टू टेम इन्फ्लेशन which has steadily eroded consumers' purchasing power and derailed broader economic momentum, the RBI's rate setting panel on Wednesday announced an off-cycle increase in benchmark interest rates. सो यहाँ पे तीन चार बातें हैं. कहते हैं कि स्टबनली इसको रोके हुए था आरबीआई, और लग रहा था उनको कि वो इस तरह से एक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन को टेम कर लेंगे, वो कंट्रोल कर लेंगे. लेकिन वो इन्फ्लेशन विच हैज स्टेडली इरोडेड कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर को इरोड किया, मतलब धीरे धीरे कम करना, घटाना, क्षीण करना, जिसको बोलते हैं इरोड. सो स्टबन का मतलब होता है हठ करना, जिद करना, और इरोड का मतलब होता है कि धीरे धीरे शक्ति का कम हो जाना. सो कहते हैं कि आफ्टर स्टबनली होल्डिंग ऑफ फ्रॉम एक्टिंग टू टेम इन्फ्लेशन, कि हम कर लेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल, लेकिन वो इन्फ्लेशन जिसने धीरे धीरे कंज्यूमर्स के परचेजिंग पावर को कम कर दिया, घटा दिया, एंड डीरेल्ड ब्रॉडर इकोनॉमिक मोमेंटम को भी डीरेल कर दिया, पटरी से नीचे उतार दिया. आरबीआई के रेट सेटिंग पैनल ने वेंसडे को अनाउंस किया एन ऑफ साइकिल मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीट होती है वो हर 2 महीने में एक बार होती है, और अभी अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई थी, तो ये जून में होनी चाहिए थी. लेकिन ये डिसीजन बढ़ते इन्फ्लेशन को देखते हुए ये डिसीजन आरबीआई ने लिया और उन्होंने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया. The Monetary Policy Committee voted to raise the policy repo rate by 40 basis points to 4.4% with immediate effect. So, 40 basis points बढ़ाया, मतलब 4% था और अब हो गया 4.40. यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रेपो रेट है क्या और इसको बढ़ाने से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. डिटेल में किसी अलग वीडियो में समझेंगे सारे रेट्स को, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. अभी पिछले रिव्यू मीट में एसडीएफ इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, उसके बाद सीआरआर और एसएलआर जो हमारे रिजर्व रेशियोज हैं, डिटेल में वहां समझेंगे. यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं कि रेपो रेट वो रेट है जिसपे एक्चुअली बैंक्स बोरो करते हैं पैसा आरबीआई से. आरबीआई लेंड करता है बैंकों को, ठीक है. तो अभी तक देखो ये 4% पे कर रहा था और अब बढ़ा करके 4.40% कर दिया. तो मतलब बैंक जो पैसा लेगा आरबीआई से वो उसको अब महंगा पड़ेगा, और वो मार्केट में फिर जब लेंड करेगा, आप और हम जब लेंगे तो हमें भी महंगा, क्योंकि जो चीज उसे महंगी मिल रही है वो तो हमें भी और महंगा करके देगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा. सो 4% पे जो मिल रहा था बैंकों को आरबीआई से पैसा, अब 4.40% पे मिलेगा.
तो मार्केट में आप और हम देखेंगे कि अरे रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम लोन कम लेंगे, तो मार्केट में जो फ्लो, कैश फ्लो है, जो लिक्विडिटी है मार्केट की, वो कम होगी, है ना। और यही एक्चुअली आरबीआई का यही काम है कि इसको, इसका बैलेंस बना के रखना। दूसरा, इन्होंने सीआरआर भी बढ़ा दिया। सो सीआरआर कितना बढ़ा दिया, ये भी 4 से 4.5 कर दिया। अब सीआरआर क्या होता है, सीआरआर बैंकों का जो एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, उसका 4% उनको रिजर्व के तौर पर आरबीआई में रखना पड़ता है, ताकि कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाए, या ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जहां पे कम से कम उनका जो एनडीटीएल है, जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका 4%, अगर सीआरआर 4% है तो 4% कम से कम आरबीआई के पास सेफ है, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको वो पैसा लौटाया जाए कि कभी इस तरह का क्राइसिस हो तो। एसएलआर को नहीं टच किया गया है, लेकिन सीआरआर को अब 4 से 4.5% कर दिया गया। तो जैसे ही 4.5% किया गया, मतलब मान लो किसी बैंक का एनडीटीएल है 100 रुपया, तो अब उसको 4 रुपया को वो टच नहीं कर सकता था, 4 रुपया उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता था रिजर्व। अब 4.5 रुपया रखना पड़ेगा, तो 4.5 रुपया रखना पड़ेगा मतलब ज्यादा रखना पड़ेगा। तो जो पैसा वो मार्केट में लेंड करके पैसा कर सकता था, वो पैसा अब उसको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो दोनों जो रेपो रेट और सीआरआर दोनों के बढ़ाने से क्या हो गया कि मार्केट से लिक्विडिटी ये खींच लेगी। मार्केट में लिक्विडिटी जो है लगभग लगभग 87,000 करोड़ लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि एक क्लियर हुआ होगा। बाकी इन सब के सारे रेट्स को किसी अगले वीडियो में we'll discuss. RBI Governor Shaktikanta Das rationalized that letting inflation remain elevated at current levels for too long risked de-anchoring inflation expectations and consequently hurting growth and financial stability. ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हमने देखा था कि 4% प्लस माइनस 2% जो है इतना रहना चाहिए, सो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन है हमारा 7% है। सो ये देखते हुए जो हमारे गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने बोला कि अभी जो करंट लेवल है उससे हमारा फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा खतरा था, तो उसको देखते हुए ये रेट्स का डिसीजन लिया गया। While Russia's invasion of Ukraine and the subsequent Western sanctions on Moscow have roiled the outlook for prices on a range of commodities, including wheat, edible oil, crude oil, coal, Indian households' perception and expectation of inflation have been running well above the RBI's upper tolerance threshold of 6% for more than 2 years. Okay. आ गई ना वो बात 6% वाली, जो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो अभी बोल रहे हैं कि जो यूक्रेन में जो वार चल रहा है और हमारे जो क्रूड ऑयल है, एडिबल ऑयल है, कोल है, ये सब इंपोर्ट होता है, तो वहां के वार की वजह से भी इन सब के दाम पर भी असर पड़ा है। ओके, that the RBI has been forced to act now after insisting that price pressures were transitory is a belated yet welcome acknowledgement that the economic costs of failing to anchor price stability can potentially be far from deleterious मतलब harmful, हानिकारक to growth than a relative decrease in the availability of low cost credit. राइटर यहाँ पे कहते हैं और फिर साइट करते हैं मिस्टर दास को। मिस्टर दास ने क्या कहा, सस्टेन्ड हाई इन्फ्लेशन hurts savings, investment, competitiveness and output growth. It has pronounced adverse effects on the poorer segments by eroding their purchasing power. So शक्तिकांता दास ने यही कहा कि जो इन्फ्लेशन इतना बढ़ा, ये जो पुअरर सेगमेंट्स हैं उनको एडवर्स इफेक्ट हुआ, उन पे उनको नुकसान हुआ। और क्यों, कैसे, क्योंकि उनका परचेजिंग पावर, उनको उनकी जो खरीदने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। In explaining its decision to raise borrowing costs for the first time in 45 months, the MPC has acknowledged that the overall outlook for inflation has darkened considerably since it met last month. So इनका कहना है कि MPC जब मिली थी अभी लास्ट रिव्यू मीट में, तब से शायद उस समय उन्होंने सोचा होगा कि 2 महीने बाद जब हम फिर से मिलेंगे तब हम एक डिसीजन लेंगे, लेकिन तब से लेके अब तक काफी और खराब हो गई सिचुएशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। Prices are on a tear globally and inflationary pressures are broadening worldwide. The IMF last month posited that the war in Ukraine was poised to not only slow
global growth in 2022, but would also cause inflation to accelerate by 2.6 percentage points to 5.7% in advanced economies this year, and spur a more appreciable quickening of 2.8 percentage points in the case of emerging market and developing economies. So कहते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है. पॉजिटिव यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब है टू पुट फॉरवर्ड, कोई भी बात रखना. सो IMF ने बताया कि जो यूक्रेन में वार है उसकी वजह से स्लो ग्लोबल ग्रोथ इन 2022, बट वुड ये सिर्फ 2022 में ग्लोबल ग्रोथ स्लो नहीं होगी, बट ऑल्सो इट वुड ऑल्सो कॉज इन्फ्लेशन टू एक्सेलरेट बाय 2.6 percentage points to 5.7% in advanced economies, and also spur a more appreciable quickening of 2.8 percentage points in the case of emerging market and developing economies. ठीक है. सो उन्होंने रीजन बताया कि क्यों हमें बीच में ऑफ साइकिल एक मतलब जो हमारे 2 महीने पे मीट होता था लेकिन हमें बीच में ऐसा एक डिसीजन लेना पड़ा. With central banks in advanced economies led by the US Federal Reserve pursuing a path of policy normalization, the prospects of volatility in capital flows adding pressure on the exchange rate and consequently heightening the risks of imported inflation have also surely cleared the pitch for the RBI. जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, वैसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है. यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम. कहते हैं कि जो ये फैक्टर्स है पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन और उसी तरह से जो वॉलेटिलिटी इन कैपिटल फ्लोज, इन सब ने अफेक्ट किया. RBI कहता है कि क्लियर्ड द पिच फॉर द RBI, चीजों को और खराब किया और एग्रवेट किया. The fact that the novel coronavirus is still lurking and it could trigger a fresh wave of infections as seen in China adds considerably to the uncertainty. इसके अलावा besides all these things, अभी भी कोरोना वायरस का डर गया नहीं है. Still it is lurking, अभी भी तलवार लटक रही है और ये ट्रिगर कर सकता है एक फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन को. फिर से हो सकता है नया वेव आ जाए जैसा कि चाइना में देखा गया, और ये जो अनसर्टेनिटी है उसको और भी ऐड करता है, बढ़ाता है. मॉनेटरी अथॉरिटीज हैव आल्सो राइटली पॉइंटेड टू द इम्पैक्ट दैट द इंक्रीज इन डोमेस्टिक पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव हैड ऑन इन्फ्लेशन. तो जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो भी एक वजह रहा. द ओनस इज नाउ स्क्वेयरली ऑन द RBI एंड फिस्कल अथॉरिटीज टू मूव इन लॉक स्टेप एंड टेक एवरी पॉसिबल मेजर इंक्लूडिंग कटिंग fuel taxes to keep inflation from running away and landing the economy in stagflation. कहते हैं चलो एक तो ये हुआ कि RBI ने ये रेट्स घटा के बढ़ा के प्राइस स्टेबलाइज करने का काम करती हैं, मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो को बैलेंस करने का काम करती हैं. लेकिन ये इन्फ्लेशन का सिर्फ इससे ही नाता नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये रेट्स को घटा बढ़ा करके इसको बहुत ज्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे अगर पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है, अगर वो भी कम, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इन्फ्लेशन का, तो RBI को और फिस्कल अथॉरिटीज को दोनों मिल करके यहाँ पे डिसीजंस लेने होंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके. अब आप इन क्वेश्चंस को देख लें. इसका PDF भी आपको मिल जाएगा. हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे टेलीग्राम चैनल को वहां पे और बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है. यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस टेकन बाय RBI रिसेंट रिव्यू कॉल्ड. अकोमोडेटिव स्टांस है RBI का, अभी पिछले रिव्यू मीट में जो लिया था, तो जिसमें ये होता है कि एक्चुअली लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे. जो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 सालों से ये जो रेट्स हैं ये रेपो रेट वगैरह को बढ़ाया नहीं गया था. तो अकोमोडेटिव स्टांस है. यहाँ पे अलग अलग स्टांस होते हैं, न्यूट्रल होता है, हॉकिश होता है, उसको भी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे. अभी एट प्रेजेंट अकोमोडेटिव स्टांस है. तो अभी तो इन्होंने रेपो रेट बढ़ाया है, बट स्टिल उन्होंने कहा है कि ये अकोमोडेटिव स्टांस ही है. 5th का आंसर ये होगा. इंग्लिश के क्वेश्चंस के लिए भी आप देख लेना एक बार. मेरे ख्याल से ये वर्ड्स हमने डिस्कस किए, वोकैबुलरी की PDF भी आपको मिल जाएगी और ये क्वेश्चंस और इसके आंसर भी टेलीग्राम चैनल पे. आई होप
कि दिस वीडियो हेल्प्स. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.